हम्म। स्लाइड आपको विजिबल है? आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? यस सर, विजिबल है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं एपीआई के बारे में। ठीक है, क्या होता है एपीआई? बैकएंड में हम लोग नेक्स्ट क्लास से होंगे। ठीक है, आज ये मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट, एक मिनट, दीपक कपूर। हम्म, अ, जितना आज के टाइम पे या आज के दिन पे जितना एपीआई हो जाएगा कवर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में करने की थोड़ी सी कोशिश किया है, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी हम लोग बैकएंड में मूव करने वाले हैं। तो बैकएंड में तो आपको पता ही होगा कि आपको एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एपीआई की। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा डिटेल में इस स्लाइड को बनाया हुआ है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ क्या होता है सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है स्लाइड के अंदर। थोड़ा आज की क्लास थ्योरेटिकल ज़्यादा होगी। ठीक है, हम लोग कोडिंग थोड़ा कम कर रहे होंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको एपीआई के बारे में पूरी बेसिक टू एडवांस जितनी भी चीज़ें होंगी आज की क्लास में आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, मैं हर एक एक चीज़ को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या होता है एपीआई। तो बेसिकली आप लोग कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा आपके पास एक वेटर आता है, तो आप उस वेटर को कंसीडर कर लो कि वो एक एपीआई है। वो आपसे ऑर्डर लेता है, आप उसको ऑर्डर देते हो। आपने उसे ऑर्डर दिया, उसने आपका ऑर्डर लिया, देन वो शेफ के पास गया, किचन में गया और शेफ को उसने ऑर्डर दिया। शेफ ने ऑर्डर मेक किया, उसको बनाया, जो भी आपने ऑर्डर उसको दिया था। देन आफ्टर दैट शेफ ने उसे जो भी आपका फूड था वो मेक किया और उसको दे दिया एपीआई को, मतलब वेटर को। और देन आफ्टर वेटर ने आपको आपका फूड जो आपने ऑर्डर किया था वो उसने आपको सर्व कर दिया। ठीक है, तो कुछ यही काम होता है एपीआई का। ठीक है, एपीआई क्या करता है, आपसे रिक्वेस्ट, आप एज अ क्लाइंट हो, आप क्या करोगे, एपीआई को, एपीआई एक आप लिंक समझ सकते हो। बेसिकली अभी हम अगर स्टार्ट में बताएं तो एपीआई दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, एक तो सॉफ्टवेयर में जो यूज होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई का यूज किया जाता है। बेसिकली हम लोग उसको नहीं देख रहे होंगे, हम लोग वेब एपीआई को समझ रहे होंगे। ठीक है, वेब एपीआई बेसिकली अभी मैं कुछ एपीआई आपको दिखाऊंगा। उसमें आप सिंपल एक लिंक की तरह होगा, जैसे आप www.google.com आप करते हो तो आपके पास गूगल का पेज आ जाता है। आप कुछ भी सर्च करते हो आपके पास वो आ जाता है। तो उसी तरीके से वो एपीआई भी कुछ ऐसा ही फॉर्म होगा। ठीक है, सिंपली एक लिंक होगा जिसपे आप उसको एक राउट होगा, आप उसको डालोगे, आप उस चीज पे मूव हो जाओगे। अभी आपको वो चीज मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो एपीआई क्या होता है? इट्स लाइक अ सेट ऑफ रूल्स एंड टूल्स दैट अलाउज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स और टूल्स को प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकते हैं। बेसिकली ये काम हम नहीं कर रहे होंगे अभी के डेट में। अभी के टाइम पे हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मेन काम अगर देखा जाए तो ये काम भी करता है। ठीक है, कि एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराने के लिए एपीआई का बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, बट हम लोग वेब पढ़ रहे हैं ना, वेबसाइट हम लोग डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हम वेब एपीआई की अब हम बात कर रहे होंगे। तो सिंपली एपीआई का फुल फॉर्म तो पहले मैं बता दूं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ये सब आपको पता होगा ये सब। ठीक है, तो वही अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है। इमेजिन यू आर एट अ रेस्टोरेंट एंड यू द कस्टमर, आप अगर अपने आप को एक कस्टमर ट्रीट करो, interact with the waiter to place your order. The waiter takes your order to the kitchen where the chef prepare your food, and when it's ready the waiter brings you to back.
हियर द वेटर इज लाइक एन एपीआई। वेटर को आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक एपीआई की तरह कंसिडर कर सकते हो। इट टेक्स योर रिक्वेस्ट, इट्स मीन ऑर्डर, सेंड इट वेयर इट नीड्स टू गो, मतलब वो उसको जहां पे भी उसे जाना होता है, वेटर आपका ऑर्डर लेगा और फिर उसको किचन में ही जाना है, तो जहां पे भी उसे जाना चाहिए वो वहां जाएगा, एंड ब्रिंग्स बैक द रिजल्ट, और वो आपका फूड लेके आपके पास आ जाएगा। Just a minute, रोहित ठाकुर, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली एपीआई का। वो सिंपली ये आप एक लिंक प्रोवाइड करोगे, वो आपकी रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट आपका सर्वर के पास जाएगी, सर्वर से वो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स देन आपके पास आएगा। ऐसे कुछ काम करता है एपीआई। Similarly, in JavaScript, an API defines how different software components should interact. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ वेब ब्राउजर यूजेस एपीआईज टू फेच डेटा फ्रॉम द सर्वर। एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, वो एपीआई का यूज करता है किससे, सर्वर से डेटा को फेच करने के लिए, मतलब लेने के लिए। डिस्प्ले कंटेंट ऑन अ वेब पेज, वो वेब पेज पे उसका कंटेंट विजिबल करेगा, जो भी डेटा वो एक्सट्रैक्ट करेगा या फेच करेगा। or enable interaction like clicking a button. API provide a way for developers to use the pre-written code to achieve the certain task without needing to write all the code from scratch। ठीक है, हर कोड को स्क्रैच से लिखने के बिना वो कुछ आपको ऐसी, एक मिनट, ठीक है, वो आपको प्री रिटर्न कोड प्रोवाइड कर देगा, उसमें जो भी कंटेंट रहेगा वो आपको दोबारा स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक फिगर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी वेटर का आपको एग्जांपल दिया। सपोज आप ये कस्टमर हो, आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, देन आपके पास ये एक वेटर है, ठीक है, और ये किचन है जहाँ पे आपका शेफ आपके लिए फूड प्रिपेयर करेगा, ठीक है। ये वेटर आपके पास गया, आपने इसे ऑर्डर दिया, मेक योर ऑर्डर, एंड ये ऑर्डर लेके आएगा और यहाँ पे टेक योर ऑर्डर, जो भी सेफ होगा उसको देगा आपका ऑर्डर, ठीक है। तो ये एज अ एपीआई वर्क कर रहा होगा, ठीक है, आप समझना यहाँ पे। इसने आपसे ऑर्डर लिया, देन उसने किसको ऑर्डर दिया, सेफ को, कि ये चीज आपको प्रिपेयर करनी है। देन सेफ ने उसे प्रिपेयर किया और फिर उसको वेटर को वापस किया, वेटर जाके आपको डिलीवर कर देगा वो चीज, ठीक है। वही काम सेम टू सेम यहाँ पे है कि एक एंड यूजर रहेगा या क्लाइंट आप बोल लो, ठीक है। वो आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, ये एपीआई है, आपने एपीआई को रिक्वेस्ट किया, कुछ आपको काम कराना है, ठीक है, आपने उस चीज की रिक्वेस्ट किया। एपीआई क्या करेगा, वो बैकएंड सर्वर के पास जाएगा। अभी तो यहाँ पे आपको डेटाबेस नहीं दिख रहा है, कुछ क्या पता कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर दे जो कि इस सर्वर के पास ना हो, वो डेटाबेस से उसको लेनी पड़े, तो एक और स्टेप यहाँ बढ़ जाता है, डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकता है, किसी भी टाइप का वो डेटाबेस यहाँ पे हो सकता है। तो सर्वर क्या करेगा, वहां से डेटाबेस से पहले डेटा उठाएगा, देन एपीआई को देगा। अभी के केस में इस फिगर में ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उस डिटेल को निकालेगा, जो भी डेटा वो मांग रहा होगा, देन उसको एपीआई को प्रोवाइड करेगा, देन आफ्टर दैट एपीआई रिस्पॉन्स के फॉर्म में आपके एंड यूजर जो क्लाइंट होगा उसको प्रोवाइड कर देगा। तो ये काम होता है एपीआई का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई है। हाँ सर। हाँ बताइए। सर ये जो एपीआई है वो वन टाइम में मल्टीपल टाइम वर्क कर सकता है? वन टाइम में मल्टीपल टाइम्स मतलब आप एक टाइम पे कितने रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, चलो बताओ आप। डिफरेंट लिंक्स पर, सर मैं वो बोलना चाह रही हूँ। डिफरेंट लिंक्स पे मतलब आप सपोज आप ब्राउजर कर रहे हो, तो आप एक साथ कितने लिंक्स पर काम कर सकते हो, मतलब एक साथ आप कितनी चीज ब्राउज कर सकते हो, आप ये बताओ। सर वन टाइम ही करेंगे ना उसको? हाँ, तो आप एपीआई पे एक ही बार में एक ही रिक्वेस्ट तो आप सेंड कर सकते हो ना। बात समझ में आ रही मतलब है वन आपको। टाइम पे हम मतलब हम वन टाइम पे मनी यूजर को कर सकते हैं इसका रिगार्डिंग, राइट? हाँ, आप एक टाइम में एक ही रिक्वेस्ट, आप जो भी आपको चीज चाहिए वो एक टाइम में एक ही बार आप एक ही चीज आप भेज सकते हो। ये नहीं कि आप एक टाइम में मल्टीपल चीजें आप उससे पूछोगे तो वो नहीं हो पाएगा ना। आप कैसे भेज पाओगे, पहले ये बताओ। आपके पास कुछ वो है तो बताइए, फिर मैं बताता हूँ। कोई सिचुएशन हो ऐसी तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसे कैसे बता दूँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? दीपक कुमार जी, गुड रोहित जी, इवनिंग सर। नहीं है। गुड इवनिंग सर।
हाँ, वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। बताइए। आज सर आज ये आपने जो आपने आपने एपीआई स्टार्ट ही हाँ एपीआई से किया है ना आज क्लास? हाँ, आज एपीआई से क्लास स्टार्ट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा ट्रैवल में था ना, सुना नहीं था। ठीक है। ठीक है। चलिए। हेलो सर, हाँ हाँ, भूमिका जी बताइए। एक बार रिपीट कर देंगे, एक्चुअली मैं जस्ट ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। आप लोग थोड़ा टाइम पे आया करो बस, ठीक है। देखिए, मैंने एपीआई के बारे में यहाँ बताया था, जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एपीआई की फुल फॉर्म बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ठीक है। एपीआई को आप सिंपली एक वेटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके पास एक वेटर आता है, आप उसको फूड और फूड उसको जो भी आपको वट एवर आपको जो भी मन करता है खाने के लिए, आप उसको ऑर्डर देते हो। वो ऑर्डर आपका वो किचन में लेके जाता है, शेफ को देता है, शेफ उस ऑर्डर को प्रिपेयर करता है, देन आफ्टर दैट वो वेटर को प्रोवाइड करता है वो फूड, वेटर आके आपको वो फूड सर्व करता है। ये काम होता है आपका रेस्टोरेंट में। ठीक है। सेम जैसा वेटर रिएक्ट करता है वैसे एपीआई भी होता है। ठीक है। एपीआई क्या करेगा, एंड यूजर जो भी क्लाइंट होगा उसका, उससे रिक्वेस्ट लेगा। देन आफ्टर दैट वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उसे रिस्पॉन्स करेगा, देन आफ्टर दैट वो रिस्पॉन्स एपीआई के थ्रू उस क्लाइंट को जाएगा। बस यही काम होता है एपीआई का। इट्स लाइक अ सेट ऑफ रूल्स। और एपीआई बेसिकली दो टाइप्स की आप कह सकते हो। फर्स्ट काम एपीआई का, अगर आज आप थोड़ा सा वैसे वे में अगर देखोगे तो एपीआई बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट कराने के लिए काम आता है। It's like a set of rules and tools that allow different software application to communicate with each other। ठीक है। और वही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और बाकी हाँ, similarly in JavaScript an API defines how different software components should interact। फॉर एग्जाम्पल अ वेब ब्राउजर यूजेस एपीआई टू फेच डेटा फ्रॉम द सर्वर। जैसे कि वेब ब्राउजर क्या करता है, यूजेस एपीआई, एपीआई का यूज करेगा। किस लिए एपीआई का यूज करेगा? सर्वर से डेटा को फेच करने के लिए, मतलब डेटा जो भी रहेगा वो सर्वर से ले आने के लिए वेब ब्राउजर एपीआई का यूज करता है। अभी हम ये चीज करके देखेंगे। डिस्प्ले कंटेंट ऑन अ वेब पेज, वो जो भी कंटेंट वो लेके आएगा उसे वेब पेज पे शो करेगा। और अनेबल इंटरेक्शन लाइक क्लिकिंग अ बटन। ठीक है। API provides a way for developing for developers to use pre-written code to achieve the certain task without needing to write all the code from scratch। ठीक है। तो ये एपीआई क्या करता है, ये डेवलपर्स को ये एक मतलब जो भी वो टास्क अचीव करना चाहता है उसके लिए वो उसको कुछ हेल्प कर देगा कि आपको पूरा चीज़ें स्क्रैच से नहीं लिखनी है। ठीक है। अगर एपीआई में वो चीज़ पहले से लिखी हुई है तो आप डायरेक्ट उस चीज़ को यूज कर सकते हो एपीआई के मदद से। ठीक है। तो ये चीज़ के लिए वो हेल्प करेगा। अभी ये सारी चीज़ें आपको उतने अगर क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा वेट करो, अभी हम लोग इस पे एपीआई पे बहुत वर्क करेंगे तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। ये तो बस थ्योरी है थोड़ी सी। और बस मैंने ये थोड़े से फिगर को एक्सप्लेन किया था, जिसपे ये रेस्टोरेंट के बारे में जो भी अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया वही है कि एक कस्टमर है और कस्टमर ने ऑर्डर दिया इस वेटर को, वेटर ने क्या किया, ऑर्डर लिया और देन आफ्टर दैट वो शेफ के पास गया किचन में और शेफ को उसने ऑर्डर बताया, शेफ ने उस ऑर्डर को प्रिपेयर किया, देन आफ्टर दैट उसने ऑर्डर प्रोवाइड किया बना के वेटर को, वेटर ने देन क्लाइंट को दे दिया, मतलब जो भी कस्टमर थे उनको ऑर्डर प्रोवाइड किया। सिमिलरली अगर हम एपीआई के सेंस में वो चीज़ को समझे तो एक एंड यूजर यानी एक क्लाइंट होता है जो बेसिकली जो जो भी उसको काम कराना होता है। सपोज आपने सर्च किया कि fb.com आपको खोलना है या इंस्टा आपको खोलना है या कोई भी वेबसाइट आप खोलना चाहते हो, तो सपोज आप वहाँ पे लिंक डालते हो या www.fb.com, तो सपोज आप वो fb.com आपने जो डाला है उसको आप एक एपीआई कह सकते हो। तो आपने एपीआई को रिक्वेस्ट किया। ठीक है। एपीआई ने क्या किया, उसने सर्वर को जाके बताया, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किया, देन आफ्टर दैट एपीआई ने वही रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड किया। यही काम होता है एपीआई का और कुछ नहीं। ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एपीआई क्लिक हो गया क्या मेरे हाथों से? हम्म। आपकी स्लाइड ही चली गई ना, एक मिनट।
हम्म, यहाँ पे एपीआई है कुछ, मैंने रैंडम एपीआई लिया हुआ है, ठीक है, ये फ्री एपीआई है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले कुछ एपीआई के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। देखो, एपीआई आपको कई फ्री एपीआई दिखेंगी, कुछ ऐसी एपीआई होंगी जो आपको पेड होंगी, ठीक है, और कुछ ऐसी एपीआई होंगी जिसके लिए आपको की भी नीड पड़ेगी, ठीक है। कई तरीके की फ्री एपीआई भी होती हैं और कई तरीके की पेड एपीआई भी होती हैं, ठीक है। तो आपको अभी इनिशियल पे फ्री एपीआई का ही यूज़ करना है, पेड के पीछे मत भागना और क्यू के चक्कर में मत पड़ना। अभी तो बस सिंपली जितनी चीज़ें अगर फ्री रिसोर्सेज के थ्रू सीख सको तो बस उसी को सीखना, ठीक है। ज़्यादा मत करना। अभी एपीआई हम लोग प्रीवियस जो बनी हुई एपीआई है उस पर वर्क कर रहे हैं कि कैसे उस एपीआई से हम लोग डेटा लेंगे। देन अभी हम बैकएंड नेक्स्ट क्लास आई थिंक मंडे से स्टार्ट होगा, जो इसमें एपीआई में जो भी चीज़ बची रहेगी वो मंडे को 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट आवर में आपका बैकएंड चल रहा होगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ही बचेगा जो बचेगा, ठीक है। तो हम लोग जब बैकएंड पढ़ेंगे तो खुद की एपीआई को क्रिएट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतने अच्छे से नहीं भी आया तो उस समय आ जाएगा, ठीक है। एपीआई सम रैंडम एपीआई मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि एक एपीआई है एच टी टी पी कैट फैक्ट डॉट निंजा फैक्ट, ठीक है। इसको अगर आप रन करोगे, आप लिखोगे तो इसमें आप वेबसाइट पे जाके जैसे गूगल पे आप जो भी चीज़ सर्च करते हो तो सिंपली ये एपीआई भी आपको एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। इसमें कोई भी मिस्टेक मत करना। जैसे ही आप लिखोगे मैं दिखाता हूँ, ये मैंने इस पर क्लिक किया और आप देखोगे कि यहाँ पे इसने एक मुझे रिस्पॉन्स किया और ये रिस्पॉन्स आपको सिमिलरली थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसे दिख रहा होगा, बट ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जेसन फॉर्मेट में इसने रिस्पॉन्स मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये चीज़ होती क्या है। मैं इसको हल्का सा जूम करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ विजुअल है ना? यस सर, यस विजिबल है। सर, यस सर। हाँ, आपने यहाँ पे ये देखो, आप ये लिंक देख लेना। मैं बेसिकली ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा ही, और इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। और अगर नहीं भी हो पा रहे हो, उस पर क्लिकेबल अगर कभी नहीं काम करेगा तो आप सिंपली ये एस टी टी पी कैट फैक्ट, ध्यान से लिखना, एस टी टी पी है, ठीक है, कॉलन है, फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद आपको लिखना है catfact.ninja स्लैश फैक्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस एपीआई पे रिक्वेस्ट किया, इसने मुझे रिस्पांस ला के दिया और रिस्पांस में मुझे एक फैक्ट है और लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, इसमें की वैल्यू पेयर जैसा ही है, बेसिकली ये की वैल्यू पेयर ही इसने मुझे रिटर्न किया है। यहाँ से यहाँ तक देखो एक की है और उसकी वैल्यू है, ये देन ये दूसरी की और इसकी वैल्यू है, ठीक है। आपको एक फैक्ट आया है, एक लेंथ आया है। फैक्ट में बेसिकली रैंडम फैक्ट है अबाउट कैट, ये कुछ लिखा हुआ है, आप देख लो, ठीक है, और उसकी लेंथ दिया हुआ है। तो इसी तरीके का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। जब भी आप मतलब एपीआई को रिक्वेस्ट करते हो, देन आफ्टर दैट उस रिक्वेस्ट वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उस चीज को एपीआई को देगा, एपीआई आपको उस चीज का रिस्पॉन्स ला के दे देगा। तो यही काम हुआ है, ये काम बहुत जल्दी हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे सेंड डॉग पिक्स, ये क्या करेगा, रैंडम डॉग पिक्स आपको ला के देगा अगर आप इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आया हुआ है, मैसेज में बेसिकली आपको जेपीजी फॉर्मेट में एक डॉग की एक पिक आई हुई है, ठीक है। मतलब उसका पिक नहीं है, बेसिकली वो उसका लिंक है। अगर मैं इस लिंक को ओपन करना चाहूँ तो हाँ, तो ये देख सकते हो, ये पिक है, ठीक है। और हर बार रैंडम पिक आएगी, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि आपको सेम पिक आए। आप इसको रिफ्रेश कर दो एक बार और देन अगेन आप देखोगे तो हर बार एक नई रिक्वेस्ट आएगी, और ठीक है, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। और आप इस पिक को देखोगे, ये देखो, हर बार एक नया रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। आप जितनी बार रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार हर बार एक नया रिस्पॉन्स आएगा आपके पास, ठीक है। तो एक मिनट, वही सेम काम आप इसके साथ भी कर सकते हो, कैट फैक्ट वाले के साथ, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, देन आप इस बार देखोगे दूसरा आया है, वाइल मैनी कैट्स एंजॉय मिल्क इट विल गिव सम कैट डायरेहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ ही सकते हो, देख लो, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप हर बार इसको रिक्वेस्ट करोगे और हर बार एक नया रिस्पॉन्स आएगा, यही एपीआई है,
ठीक है, ये प्री बिल्ट एपीआई हैं, ठीक है, जिसका अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये फ्री एपीआई है। लेकिन फ्री एपीआई की भी एक लिमिट होती है कि आप उस पर लिमिटेड टाइम तक ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस किया तो उस एपीआई के थ्रू आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, मतलब कि देन आपका वो एपीआई लिंक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पे कम से कम ही रिस्पांस भेजना, और ऐसा नहीं है कि आप लोग इस पे लूप वूप मत लगा देना, वरना ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्री एपीआई है। और इसी तरीके से ये एपीआई है, बेसिकली हमने बताया कि एक सिंपल एक लिंक होता है जिसपे आप रिक्वेस्ट भेजोगे, वो एक एपीआई का काम करेगा, वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से रिस्पांस लेगा, देन आपको वो प्रोवाइड कर देगा। तो कुछ ऐसा ही काम होता है। और इस एपीआई के बारे में बेसिकली एक यूनिवर्सिटी एपीआई है। ये अभी हम आगे देखेंगे, इसमें क्वेरी स्ट्रिंग का यूज हो रहा है, तो इसको अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में और अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा जाऊं, तो व्हेन एपीआईज टिपिकली सेंड रिस्पॉन्सेज इन आइदर, आप जरा यहाँ पे आप नोटिस करना, एक मिनट, जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको भेजा है, ठीक है, एक बार और अगेन मैं जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये थोड़ा सा आप नोटिस करो, ये स्ट्रिंग है। इस बार की जो आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट देखते हो, उसमें की वैल्यू पेयर जो होता है, की होता है, वो स्ट्रिंग नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, ठीक है, डबल क्वेट्स के अंदर है। और ये भी देखो, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, लेंथ भी यहाँ पे स्ट्रिंग है, और ये वैल्यू है, ठीक है। कुछ ये जो फॉर्मेट है ना, जिस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आया है, वो जेसन फॉर्मेट है। जेसन फॉर्मेट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। पहले के समय में जो एपीआई थी, जो पुरानी एपीआई है, वो एक्सएमएल में रिस्पॉन्स करती थी, ठीक है। अब की जो नई एपीआई है, वो आपको जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। हाँ, व्हेन एपीआई typically and send responses in either JSON, JavaScript object notation और XML, मतलब ये जब API को हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो या तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है, या तो वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा होता है, या तो XML में आएगा। XML में थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि जो पुरानी एपीआईज रहेंगी, अगर वो वर्क कर रहे होंगे, तो उनका रिस्पॉन्स XML में भी आएगा। क्योंकि अभी की जो भी न्यू क्रिएटेड एपीआई होंगी, या कुछ साल पहले की भी बनी हुई है, तो उसका रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में ही आएगा। ये XML का रिस्पॉन्स आप पुरानी एपीआईज में देखोगे, अगर आप कोई यूज करते हो तो, ठीक है। तो XML के बारे में किसी को कुछ पता है? XML के बारे में किसी को कुछ पता है? बोले भाई हाँ या ना। किसने पढ़ा था यहाँ पे? दो लोग थे ना जिन्होंने पढ़ा था। चंदन जी गायब हो गए क्या? और नवीन राय, आपने भी तो कहा था कि आपने पढ़ा है। हाँ है तो, यस सर। दोनों लोग हैं। हाँ बताइए, आपने पढ़ा था ना, आपने XML के बारे में कुछ पता है आपको? सर एक्सएमएल सर इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं सर। कैसा फॉर्मेट मतलब डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे क्लास कलेक्शन होता है वैसे। चंदन जी आप बताएंगे? नहीं सर, एक्सएमएल के बारे में नहीं पढ़े, जस्ट हाँ ये जेसन के बारे में पढ़े थे। जेसन के बारे में आपको पता होगा ना, चलो कोई बात नहीं। देखना यहाँ पे वेब एपीआईज, मैंने बताया कि ये दो टाइप में आपको रिस्पॉन्स कर सकता है। एक तो न्यू एपीआई होंगे, तो आपको बेसिकली अभी के समय में जो भी एपीआई आप यूज करने वाले हो या यूज करोगे, तो आप नई कोई एपीआई यूज करोगे, तो उस समय सबका आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में ही मिलेगा। बट कुछ एपीआई अभी भी ऐसी हैं जो एक्सएमएल में आपको रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक है। तो these formats are structured and standardized, making them easy for both servers and client to understand and process, ठीक है। ये अभी हम इसकी बात करते हैं, क्या किस टाइप में रिस्पॉन्स आता है। तो आप अभी के लिए बस ये समझ जाओ कि अभी आप वेब एपीआईज के थ्रू अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, मतलब सॉरी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो आपको दो फॉर्मेट में रिक्वेस्ट आ सकता है, या तो वो जेसन में आएगा, ज्यादातर चांसेस जेसन में ही आने की है। अगर आप कोई पुरानी एपीआई का यूज कर रहे हो, तो उसका भले एक्सएमएल में आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम इन दोनों फॉर्मेट को समझते हैं, क्या होता है जेसन और क्या होता है एक्सएमएल, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए।
तो जेसन बेसिकली जेसन का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये सिमिलरली आपको जेसन देखने में बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, बट वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। उसमें जो की होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में वो स्ट्रिंग नहीं होती है, बट जावा जेसन में वो चीज स्ट्रिंग होती है। और जावास्क्रिप्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें जो डेटा टाइप होता है उसमें एक डेटा टाइप आपने अनडिफाइंड पढ़ा होगा, लेकिन वो जेसन के अंदर वो चीज अवेलेबल नहीं होती है। इसमें अनडिफाइंड नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप डेटा टाइप अनडिफाइंड पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो दोनों में ये काम नहीं करेगा। जेसन के अंदर ये चीज काम नहीं करेगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ काम करके किसी भी की को अगर आपने अनडिफाइंड दे दिया तो वो वहां पे काम कर जाएगा, बट जेसन के केस में ये चीज काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो भी मुझे याद आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ जेसन, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और ये इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप बैठते हो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में तो अगर आपसे एडवांस टॉपिक वो पूछेगा तो सबसे पहले वो दो चीज तो जरूर पूछेगा, एक जेसन और बेसन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आप बेसन के बारे में अभी नहीं पढ़े होगे, ठीक है। वो बेसिकली मोंगो डीबी जब डेटा स्टोर करेगा तो वो बेसन फॉर्मेट में करता है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग उस जब मोंगो डीबी को पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल जावा जेसन के बारे में अच्छे से समझ लो आप लोग, ठीक है। JSON यानी JavaScript Object Notation is a simple and widely used format for exchanging data between a server and a client, ठीक है, like a web browser। JSON का बेसिकली यूज क्या होता है कि ये क्या करता है, डेटा को सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने का काम कर रहा होता है, ठीक है, फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। it easy for it's easy for both human and machine to read and write, ठीक है। इसको मशीन भी रीड कर सकता है और ह्यूमन भी काफी हद तक रीड कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा जेसन डेटा ह्यूमन रीड कर लेगा, क्योंकि अभी अभी हमने जो अभी रिक्वेस्ट भेजा है उसमें जेसन में रिस्पॉन्स आया है वो सिंगल रिस्पॉन्स था, इसलिए आपने रीड कर लिया अच्छे से, आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट आप जब उस पर बहुत ढेर सारा रिस्पॉन्स वापस आएगा, मतलब आपने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट भेज दिया जिससे रिस्पॉन्स की नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा होंगी, तो उस समय पे ह्यूमन में भी उसको अगर रीड तो कर लेगा, बट अगर समझेगा बहुत ध्यान से अगर कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा, वैसे मुश्किल होता है उसको समझना भी, ठीक है। हेयर हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है जेसन, ये चीज भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जेसन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू की वैल्यू पेयर्स, जैसे भी मैंने बताया कि एक की वैल्यू पेयर्स इसमें भी होता है ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में भी होता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ डिक्शनरी वेयर ईच वर्ड की हैज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन वैल्यू, ठीक है। आपने डिक्शनरी देखा होगा तो आपको कोई भी वर्ड आप रैंडम कोई भी वर्ड आप सपोज आपने रैंडम का मतलब आपने सर्च किया डिक्शनरी पे, तो रैंडम एक वर्ड है जिसको आप की कंसीडर कर सकते हो और जो भी उसका मीनिंग होगा वो उसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो उसकी वैल्यू की तरह ट्रीट हो रहा होगा। तो सिमिलर वे में ये भी होता है, जेसन भी इसी टाइप का होता है। जेसन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू की वैल्यू पेयर्स। थिंक ऑफ इट लाइक अ डिक्शनरी वेयर ईच वर्ड को आप की कहोगे एंड हैज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन जिसको आप वैल्यू कहोगे। जेसन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इमेजिन यू आर डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। आप सपोज एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप पर्सन ऑब्जेक्ट अगर बनाते हो, सपोज जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप कैसे लिखोगे, लेट पर्सन और फिर उसके बाद एक इक्वल टू का साइन दोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका नेम और उसका एज और सिटी लिखोगे, ठीक है। बट जेसन में ये चीज कैसा लिखा जाएगा, जेसन के अंदर मैंने यहाँ पे बाहर नहीं लिखा है, बस इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है और उसी नेम एज और सिटी को लिखा बिल्कुल सिमिलर जाएगा, बट यहाँ पे नेम एज और सिटी की जगह आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल क्वेट्स के अंदर इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे जब आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे नेम करके और फिर कॉलन का यूज करके आप लिख रहे होगे। बट अगर आप जेसन को देखोगे तो जेसन में ये चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आएगी, यानी जो इसका की रहेगा वो एक स्ट्रिंग रहेगा, ये चीज होता है, ठीक है। अब दूसरी बात बताते हैं इसकी रीडेबिलिटी के बारे में कि जेसन इज इजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट। जेसन फॉर्मेट ह्यूमन के लिए लिखना भी आसान है क्योंकि आप इसको सिंपली लिख भी सकते हो, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर चुके हो, तो इसको आप आसानी से अगर आप अपने तरफ से कोई जेसन वैल्यू को आप देखना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो आप सिंपली उसको देख भी सकते हो और बना भी सकते हो,
because it is resemble plain English with its key value pairs. इसके एक सिंपली की वैल्यू पेयर्स होता है, इसका की जो रहता है वो स्ट्रिंग रहेगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है. इट ऑल्सो इजी फॉर कंप्यूटर टू पार्स, ठीक है, जेसन डेटा, ये जेसन डेटा को आसानी से पास भी कर लेगा, विच मेक्स इट डील फॉर द ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम ओवर द इंटरनेट. ठीक है. अच्छा, मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ. जेसन का जो भी रिस्पॉन्स आता है, आप उसको चेक भी कर सकते हो कि क्या वो वैलिड जेसन फॉर्मेट में है या नहीं है. जैसे ये इसने मुझे एक रिस्पॉन्स सेंड किया है. आप चाहो तो इसको कई जेसन वैलिडेटर होते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो कि ये चीज़ सही है या नहीं, जो इसने रिस्पॉन्स भेजा है वो प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में है या नहीं है, उसको भी आप चेक कर सकते हो. तो एक मिनट. हाँ, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी इसको लिखा है, तो मैं जो भी मेरे पास अभी रिस्पॉन्स आया था मैंने वो उसको यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है. आपके पास एक फैक्ट है और यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ. ठीक है, दिक्कत हो गई कि क्या? एक मिनट. ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें नेक्स्ट लाइन करने पे. हाँ, तो फिलहाल हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये प्रॉपर जेसन डेटा है या नहीं है. तो आप जेसन वैलिडेटर की मदद से इसको चेक भी कर सकते हो. आप जैसे ही लिखोगे तो उसके नीचे देखो आपको जेसन इज वैलिड, ये वैलिड जेसन डेटा है. लेकिन अगर सपोज आपने यहाँ पे फैक्ट पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हो, इसको डबल क्वेट्स देख रहे हो, अगर मैं सपोज यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, और मैं इसको अब सेव करता हूँ, और एक मिनट, और अब मैं इसको चेक करता हूँ. ठीक है, जेसन वैलिडेटर, तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ गया. ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया और बता रहा है कि पार्स एरर ऑन लाइन 1. फैक्ट जो है आपका एक्सपेक्टिंग यहाँ स्ट्रिंग था, बट आपने वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा, इसलिए अनडिफाइंड यहाँ पे प्रिंट हुआ है. अगर मैं इसको दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं दोबारा इसको वैलिडेट करूंगा तो आपके पास जेसन इज वैलिड आ जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम लोग. अगर जेसन चेक करना है कि हमारा प्रॉपर जेसन है या नहीं है, तो उसके लिए हम इस तरीके से जेसन वैलिडेटर का यूज करके हम अपने जेसन जो भी डेटा रहेगा उसको हम चेक भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जेसन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है जेसन के बारे में? सिंपली इतना लंबा खासा आपको याद नहीं रखना है. सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट आती है वो एक जेसन फॉर्मेट में होती है, और जेसन फॉर्मेट अगर कोई पूछेगा तो सिंपली वो की वैल्यू पेयर में ही होता है. जैसे यू कैन से कि जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, बट डिफरेंस ये है कि उसका की जो होता है वो एक स्ट्रिंग होता है. एंड जेसन के बारे में अगर और थोड़ा आपको पढ़ना है तो आप एक वहाँ पे भी जा सकते हो, jeson.org. ये जेसन का डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको भी देख सकते हो अगर आपको जेसन के बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ना है. जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि जेसन में कुछ वो इसके वैल्यूज को आप देखोगे तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू, एक मिनट, वैल्यूज को फॉलो करता है. ये इसका डेटा टाइप इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरर हो सकता, सॉरी, एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, नल हो सकता है. इसके अंदर अनडिफाइंड नहीं होता है. ठीक है, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इसके अंदर अनडिफाइंड नहीं होता है. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है जेसन के. अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, फिलहाल आपके ऊपर डिपेंड करता है वो. ठीक है, तो बताइए किसी को अगर जेसन में प्रॉब्लम है तो. कोई बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं है प्रॉब्लम. अभी नहीं है. बाकी और किसी को नहीं है? नाम लेना पड़ेगा क्या मेरे को सभी का? ऐसा लगता है सब सो के सोए रहते हो यार, अचानक से तुम लोग को जगाना पड़ता है कि हाँ क्लास चल रही है, बोल दो. नहीं है. एक्सेल
XML के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों टाइप में आप रिस्पांस पा सकते हो। जेसन में ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी ये जो भी आप रिक्वेस्ट रिस्पांस आएगा वो आपको जेसन फॉर्मेट में ही आएगा, लेकिन पहले की कुछ ऐसी भी एपीआई होंगी जिसमें आपको XML में रिस्पांस पा सकते हो, ठीक है, अगर पुरानी कोई एपीआई होगी तो। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, सेम एज HTML की तरह होता है, बस आप ये समझ लो HTML की तरह होता है। बस मेन डिफरेंस इसका मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो HTML में आप प्री बिल्ट टैग का यूज करते हो, ठीक है, आप अपने खुद के टैग नहीं क्रिएट कर सकते हो, है ना। आप XML में खुद के टैग क्रिएट कर पाओगे, समझ में आ रहा है। HTML के अंदर आप खुद के टैग नहीं क्रिएट कर सकते, आपको वही टैग जो वहां पे दिए होंगे, सपोज पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, कोई डिव हो गया, कोई स्पैन हो गया, ये जितने भी आपको चीजें दिए हैं, एंकर टैग हो गया, ये प्री बिल्ड है, मतलब पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो। बट XML के अंदर ये चीज आप खुद क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग ये चीजें आप टैग खुद के टैग क्रिएट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। XML was more widely used in the past and is still used for some APIs, still used by some APIs. XML मैंने जैसा बताया कि ये पुराने समय में यूज हो रहा था, और अभी भी कुछ APIs के थ्रू अगर पुरानी कोई API होंगी तो उसमें भी आप XML में रिस्पॉन्स पा सकते हो। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज सिमिलर टू HTML, बिल्कुल HTML के सेम होता है। बट आपने क्या HTML के अंदर कोई पर्सन टैग देखा था? नहीं देखा था। नेम टैग देखा था? एज टैग देखा था? सिटी कुछ नहीं देखा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग खुद के अपने टैग को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। XML is highly flexible because users can define their own tag and structure. There are no predefined tag in XML, कोई भी predefined tag नहीं है। User create tags that suit their specific data needs, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो टैग को क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे उसने किया हुआ है एक पर्सन नाम का, यहाँ पे एक उसने टैग बनाया हुआ है और पर्सन को क्लोज किया हुआ है, और देन नेम बनाया है, एज बनाया है, सिटी बनाया है। अभी हमने ऊपर लिखा था ना, ये जेसन फॉर्मेट में जब डेटा आ रहा था, मैंने सेम डेटा लिया था कि एक पर्सन था, वो उसका हम लोग जेसन फॉर्मेट में उसका हमने रिस्पॉन्स पाया था जिसके अंदर उसका नेम, एज और सिटी था। वही चीज XML में अगर आता तो ऐसे आता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, सेम एज HTML, बट मेन डिफरेंस इज दैट वी कैन नॉट क्रिएट ऑन, सॉरी, वी कैन क्रिएट ऑन टैग, ठीक है, हम लोग अपने टैग को खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये मेन डिफरेंस है, इसके बारे में और कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ। जेसन और XML ये दोनों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरिकल है, इसलिए क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे जब API खुद की क्रिएट करेंगे तो कई ऐसी चीजें होंगी जो आप मुझसे पूछने वाले हो, तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए पहले से आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है अभी XML में? नो सर। हाँ, तो अगर आपसे अगर कोई पूछेगा XML क्या होता है, क्योंकि आप इसमें रिस्पॉन्स पा सकते हो, आप हो सकता है कोई ऐसी एपीआई को देखो जिसमें जो पुरानी एपीआई हो और उसका रिस्पॉन्स जो आए आपको वो XML फॉर्मेट में आए, तो आप ऐसा पा सकते हो, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए आपको। और बाकी अब बात करते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जो जेसन फॉर्म आएगा वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन रीडेबल होता है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स जो आता है वो जेसन में आएगा। आप किसी भी एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट करोगे, वो रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स जो आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि जेसन में आएगा। अब वो जेसन फॉर्मेट और को हमें यूज करना है, तो उसको डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली इन द सेंस कि अगर हमें सपोज उसमें से कोई चीज निकालनी, कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो जैसे हम ऑब्जेक्ट में कर पाते थे, डॉट की करके हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे, और जो चीज हमें चाहिए होती थी उस पर हम काम करते थे। बट जेसन के साथ अभी नहीं कर सकते। हम अगर करना भी चाहेंगे तो उस पर एरर आ जाएगा। ये चीज मैं आपको करके एक मिनट दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एपीआई क्लास विजुअल है ना आपको? एक मिनट, मेरे ख्याल से आपको विजुअल, यस सर। आपको VS कोड दिख रहा है? ये स्टूडियो आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सिंपली मैंने HTML लिख लिया था पहले ही, और इस पे टाइटल पे API दिया हुआ था, CSS और जावास्क्रिप्ट को आपस में लिंक किया हुआ है, ठीक है।
और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ कि सपोज एक मिनट, एक काम करते हैं जो अभी कैट फैक्ट, इसी से एक रैंडम कैट फैक्ट निकालते हैं, ठीक है, और इसको लेते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये जो था वो जेसन रिस्पॉन्स आया था ना, तो इसको हम जेसन रिस्पॉन्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास आया है अभी जेसन रिस्पॉन्स आया हुआ है, और इसके अंदर मैं अपना पूरा रिस्पॉन्स को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और हम अपने जेसन रिस्पॉन्स को कंसोल पे देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इंस्पेक्ट पे जाएंगे और कंसोल पे जाएंगे और देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये फैक्ट आया है, ये जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिस्पॉन्स आया हुआ है, एक फैक्ट है। ठीक है, और उसकी लेंथ दिया हुआ है। बट अगर मैं चाहूँ कि इस फैक्ट को डायरेक्ट एक्सेस करूँ और इसके ऊपर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इस पे, जैसे हम लोग की में करते थे, हम लोग डायरेक्ट फैक्ट को एक्सेस कर लेते थे। ठीक है, वो अगर मैं यहाँ करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनडिफाइन आएगा वैल्यू, देखो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे पार्स करना होगा। ठीक है, अगर मैं इस फैक्ट को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, सेपरेटली मैं इस फैक्ट को यूज करना चाहूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे पार्स करना होगा। पार्स मतलब दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक मेथड होता है जेसन डॉट पार्स। ठीक है, और जेसन डॉट पार्स के अंदर आप जेसन रिस्पॉन्स जो भी आएगा आपका, उसको आप पार्स कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल काम आपको करना है, दिखाता हूँ आपको। पहले आपको थ्योरी दिखा दूं। जेसन डेटा को अगर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपके पास एक मेथड होता है जेसन डॉट पार्स। ठीक है, जेसन डॉट पार्स, इसमें जेसन जो लिखा रहेगा वो ऑल कैपिटल लेटर में होंगे, थोड़ा सा ये ध्यान देना। और डॉट पार्स करके एक मेथड होता है, और उसके अंदर जो भी आपका अभी जैसे हमने रिस्पॉन्स अभी जो भी पाया था उसको हम इसके अंदर पास कर देंगे। तो वो जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। मेथड इज यूज टू पार्स स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा मतलब जेसन जो डेटा आया है उसको अगर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप जेसन डॉट पार्स का यूज करोगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। जेसन डॉट पार्ट्स की मदद से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो जेसन डेटा है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो आपने लिखा है, अगर आप उसको जेसन डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जेसन डॉट स्ट्रिंजीफाई एक मेथड होता है जिसके अंदर अपना डेटा जो भी आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पास करोगे, तो वो पास कर देगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जेसन डॉट पार्स किया है जेसन रिस्पॉन्स को, और इसको मैं सपोज किसी एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, रिजल्ट बोल देता हूँ। ठीक है, या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट JS। ठीक है, और अब हम इसे कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कंसोल करके देखेंगे। ठीक है, तो जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, ये जो आपका जेसन फॉर्मेट में जो डेटा है उसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिससे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है नोटेशन के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर जो होते हैं, वैसा ही देखोगे आप यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप इस फैक्ट को नोटिस करोगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है, और लेंथ को ऑब्जर्व करोगे तो वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है। तो यही काम होता है जेसन डॉट पार्स का, वो आपके जेसन फॉर्मेट यानी स्ट्रिंग डेटा को वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है।
और अगर अब आप चाहोगे अगर फैक्ट को एक्सेस करना तो आप इजिली कर सकते हो। सिंपली आप अगर इसके फैक्ट को देखना चाहते हो तो डॉट फैक्ट करोगे, तो इसको सेव कर लो, और अगर अब हम यहाँ पे जाएंगे तो अब हमें डायरेक्ट उसका फैक्ट दिखेगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। सेम वे में अगर सपोज आपके पास कोई वो है, क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज अभी मैं बना लेता हूँ, लेट कुछ भी आप बना सकते हो, स्टूडेंट नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नेम है सपोज क्या लिखा जाए, आलोक लिख देता हूँ। ठीक है, और इसकी एज में दे देता हूँ एज 25, और अगर मैं इसके सिटी प्रोवाइड करूँ तो सपोज यहाँ पे मैं कानपुर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अब मैं जेसन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट में अगर मैं कन्वर्ट करना, जेसन रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट क्या, मैं रिस्पॉन्स ही लिख लेता हूँ, जेसन रिस्पॉन्स। अगर मैं इसको देखूं तो सिंपली आपको वही जेसन डॉट स्ट्रिंजीफाई एक करके मेथड होता है, सॉरी, ठीक है, उसके अंदर आपको ये जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसको आप लिखोगे और आप इस चीज को कंसोल डॉट लॉग करा के देख सकते हो, जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नेम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो गया, एज भी स्ट्रिंग हो गया और सिटी भी स्ट्रिंग हो गया, तो ये आपका जो डेटा है आपका ये जेसन फॉर्मेट में है। आप इसको चेक भी कर सकते हो जेसन वैलिडेटर पे जाके कि आपका वैलिड जेसन फॉर्मेट है या नहीं है। ठीक है, आप सिंपली वैलिडेटर पे जाओगे, आप यहाँ पे अपना प्रिंट करो और इसको वैलिडेट जेसन कर लो, तो जेसन इज वैलिड, यहाँ पे वैलिड जेसन है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इन दोनों चीजों में कि आप जेसन, अगर जेसन डेटा है तो उसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, और अगर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे जेसन डेटा में कैसे कन्वर्ट करोगे? कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ भाई, कोई बोल दो यार। नो सर, नो सर, कौन प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमने अभी बताया कि यहाँ पे प्री बिल्ड एपीआई का अभी हम यूज कर रहे हैं जो पहले से बनी हुई है। ठीक है, फ्री एपीआई है उनको हम यूज कर रहे हैं, बट ऐसा हम हमेशा थोड़ी ना करेंगे, हमें तो खुद की एपीआई बनानी है, हमें खुद को प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो अब ये जो चीज है वो एक वेब डेवलपर के लिए है। ठीक है, ये नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, ये टूल्स है जिससे हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, एक आपने सुना ही होगा, हॉपस्कॉच के बारे में सुना होगा, पोस्टमैन, थंडर क्लाइंट के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली एपीआई को टेस्ट करने के लिए ये सारे टूल्स होते हैं। आप कोई भी एपीआई, जैसे अभी हम लोग डायरेक्ट गूगल पे कर रहे हैं, ठीक है, लिंक हमने पेस्ट किया और रिस्पॉन्स गया, और यही सेम काम हम इन सब पे भी टेस्ट कर सकते हैं। हॉपस्कॉच है, ये बेसिकली हॉपस्कॉच आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाके बिना साइन के हुए साइन अप की भी आपको नीड नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इस पे जाओगे, आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हो। पोस्टमैन के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, थंडर क्लाइंट को आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और पोस्टमैन भी आप चाहो तो शायद वीएस कोड पे अवेलेबल है। ठीक है, और थंडर क्लाइंट में मैंने वीएस कोड पे डाउनलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे अवेलेबल है, ये थंडर क्लाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये थंडर क्लाइंट है। ठीक है, आप भी चाहो तो इसको सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने वीएस कोड पे, क्योंकि आप कहीं इधर उधर नहीं जाओगे तो आप इसी को डाउनलोड कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चाहे तो आप पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेना। अभी मैं बात करता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये होता क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में किसी ना किसी को, आप में से जितने लोगों ने पढ़ा होगा उन सबको तो पता ही होगा ना। चंदन जी, आपको पता है? यस सर, पोस्टमैन।
हाँ, पोस्टमैन आपने पोस्टमैन पे किया है टेस्ट, हॉपस्कॉच पे किया है या ऐसे थंडर क्लाइंट पे किया है? पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग के लिए होता है, मतलब गेट हो रहा है या फिर पोस्ट हो रहा है या नहीं, बस चेक करने के लिए। हाँ, चेक करते और हैं। ये एक्सएमएल और जेसन आप भी रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, आप मतलब किस पे काम कर रहे थे? आप किस पे चेक करते थे? पोस्टमैन एपीआई पे सर, पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे चेक करते थे। तो जो लोग पोस्टमैन यूज़ कर रहे थे, वो लोग पोस्टमैन पे ही करेंगे, ठीक है? और जो नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो दोनों में से या तीनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं हॉपस्कॉच आपको दिखाऊँगा क्योंकि वो उस पे लॉगिन नहीं करना पड़ता है। सॉरी, साइन अप नहीं करना पड़ता है, ठीक है? और थंडर क्लाइंट मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं उस दोनों पे आपको दिखा देता हूँ। सेम इंटरफेस होता है दोनों का, सबका, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? तो आपको आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी हॉपस्कॉच वाली। हम्म, ये स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहला एक रिक्वेस्ट भेज के दिखा देता हूँ, ठीक है? इसको लगता है डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते क्या? एक मिनट, ठीक है। हम्म, तो सिंपली यहाँ पे भी वही काम करेंगे जैसे अभी हम गूगल पे कर रहे थे। डायरेक्टली हम लिंक पेस्ट कर रहे थे, उसके बाद सेंड कर दे रहे थे। उसी तरीके से ये पोर्शन होता है जहाँ पे आपको अपना जो भी एपीआई है वो आप यहाँ पे अपना पेस्ट कर सकते हो, जो भी आप एपीआई टेस्ट टेस्ट करना चाहते हो। सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी ये एचटीटीपी वर्ब्स होते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? ये जितने भी आपको दिख रहा होगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सब एचटीटीपी वर्ब्स होते हैं। गेट का सिंपली क्या काम होता है? अगर आप कोई रिस्पॉन्स गेट करना चाहते हो, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है? आपने रिक्वेस्ट किया, आप कुछ चीजें प्राप्त करना चाहते हो, कोई रिस्पॉन्स प्राप्त करना चाहते हो, तो आप गेट का यूज कर सकते हो। आपको इसका हिंदी मीनिंग भी पता ही होगा, ठीक है? तो सिंपली मैं इस पे अगर आपको कोई भी टेस्ट करना है तो आप इस पे डायरेक्ट सेंड पे क्लिक करोगे, और जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपको दिखेगा यहाँ पे स्टेटस दिख रहा होगा। स्टेटस 200 का मतलब होता है आपका जो भी रिस्पॉन्स था वो सक्सेसफुली आपको मिल गया है, ठीक है? और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेसन फॉर्मेट में आपने डेटा गेट किया है, और ये रहा आपका डेटा। रैंडम फैक्ट जो आपको मिला है वो ये रहा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसका भी यूज करेंगे, ठीक है? तो ये रहा हॉपस्कॉच। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ आपको यहीं पे बता देता हूँ पहले ही, ठीक है? जैसे कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये एस टी टी पी वर्ब्स है। एस टी टी पी वर्ब्स मतलब इसमें कई तरीके के होंगे। जैसे गेट रिक्वेस्ट अगर आपको भेजनी है, आप किस रिक्वेस्ट पे काम करना चाहते हो? पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है। अब मैं वन बाई वन आपको थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो मैं बता देता हूँ। गेट रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि सपोज आप कोई चीज गेट करना चाहते हो, आप कुछ रिस्पॉन्स प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग गेट का यूज करेंगे। जब अभी हम बैकएंड पढ़ रहे होंगे तो हम इसको डिटेल में देख रहे होंगे। पोस्ट का मतलब यही होता है कि आप कोई चीज पोस्ट करना चाह रहे हो। जैसे सपोज आप इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप कोई फोटो पोस्ट करना चाह रहे हो, तो वही चीज होता है पोस्ट का मतलब कि सपोज आप कुछ चीज पोस्ट करना चाहते हो। सपोज आपके पास एक फॉर्म है, स्कॉलरशिप फॉर्म आप लोग ने भरा ही होगा, कभी ना कभी देखा ही होगा, ठीक है? उसमें आपको एक मतलब कुछ समय बाद आप एडिट विंडो ओपन होती है, ठीक है? अगर आप फॉर्म भर चुके हो, ठीक है, अगर कुछ एरर होता है तो आपका एडिट विंडो ओपन होती है, ठीक है? तो एडिट विंडो जब भी ओपन होता है तो आपको उसमें करेक्शन करना पड़ता है अगर जो भी आपने गलतियां किया हुआ है। तो पोस्ट के थ्रू उसमें क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट आपको भेजने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास फॉर्म आएगा। जो भी आपका फॉर्म आएगा उसमें जो भी आपका डिटेल भरा होगा वो चीजें आपको दिखेंगी। वो जो चीजें आपको दिखेंगी जो अपने फॉर्म में पहले से भरा हुआ है वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन पोस्ट के थ्रू आप क्या करोगे, उसमें जो भी आपने एडिट किया है आप उसको एडिट करोगे और उस चीज को पोस्ट कर दोगे। लेकिन ये चीज भी ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये पैच में आ जाएगा। पैच मतलब आप लोग इसको अपडेट कर रहे हो। सॉरी, मैंने जो अभी एग्जांपल बताया उस पर मत जाना क्योंकि वो पैच का एग्जांपल मैंने बता दिया, ठीक है? पोस्ट का सिंपली अभी मैंने इंस्टाग्राम वाला बताया, वही आप उसको फॉलो करो क्योंकि आपको कोई चीज पोस्ट करना है। आपको सपोज कोई फोटो पोस्ट करना है तो वो उसके अंदर आ जाएगा। पुट और पैच ये दोनों
अपडेट के केस में आएंगे। जो अभी मैंने फॉर्म वाला एग्जांपल दिया, आप उसमें इसको कंसीडर कर सकते हो। पुट और पैच में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि पुट जो होता है वो आपको कोई चीज पूरी तरीके से आप ज्यादा चीजें उसमें या पूरी चीजें आप उसमें अपडेट करना चाहते हो तो आप पुट का यूज कर सकते हो। पैच का आपको कुछ थोड़े बहुत अपडेशन करने हैं तो आप उसके लिए पैच का यूज कर सकते हो। फिलहाल दोनों ही वर्क कर जाते हैं। डिलीट का अगर मैं बात बताऊं तो आपको कोई चीज डिलीट करनी है तो वहां पे हम डिलीट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। ये सारी चीजें अभी जो जितने भी हमने अभी आपको बताई, ये 5 चीजें हम करके भी देखेंगे, यही CRUD ऑपरेशन के अंदर यूज होता है। रेस्टफुल एपीआईज जब भी हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे देख रहे होंगे, ये बैकएंड के अंदर हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम गेट पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम सिंपली यहाँ पे एक एपीआई दे रहे हैं। एपीआई से हम क्या करना चाहते हैं, एक रिस्पॉन्स प्राप्त करना चाहते हैं। वो रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स आपको आया हुआ है, ठीक है। जेसन किस फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला हुआ है, जेसन फॉर्मेट में मिला हुआ है। स्टेटस कोड यहाँ पे कई टाइप के स्टेटस कोड होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी आप 200 देख रहे हो तो आप यहाँ पे ओके है। आपने डेफिनेटली 404 के बारे में सुना होगा, पेज नॉट फाउंड का होता है। आपने डेफिनेटली 500 के बारे में सुना होगा, जो सर्वर इंटरनल सर्वर एरर का होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ स्टेटस कोड भी होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो, भी मैं बता भी दूंगा कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो इस चीज को। और फिलहाल मैंने थोड़े बहुत लिखे भी हैं, ठीक है। तो ये तो था हॉपस्कॉच के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे वाले को अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मैं इसको आपको उससे बता देता हूं, थंडर क्लाइंट से, ठीक है। सेम आपको तीनों चीज पे, तीनों आप जगह पोस्टमैन चाहे देख लो, चाहे आप इसको देख लो, सब जगह आपको सेम इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। आप इसको डाउनलोड तो कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे भी अपना अरे मैंने डेटा प्रिंट कर दिया, एक मिनट। सिंपली आपको भी यहाँ पे भी वही लिंक आपको पेस्ट करना है जिसपे आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो। अभी ये पैरामीटर को अभी हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे सिंपली आप सेंड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस साइड पे देखो रिस्पांस मिलेगा। सेम तरीके का है कि स्टेटस कोड है आपका, ओके आ रहा है, 200 का मतलब होता है ओके, और आपको ये जो फॉर्मेट मिला है वो जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। थंडर क्लाइंट से भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो पोस्टमैन के थ्रू भी कर सकते हो। मेरे में पोस्टमैन अभी है नहीं, इस वजह से मैं उस पर करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप इनमें से कोई किसी का भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हम अभी बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे, ठीक है। बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम कैसे इसको टेस्ट किया करेंगे। अपनी एपीआईज को डालेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और फिर उसके बाद हम चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैक के बारे में। आई होप इसके बारे में आप लोग को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा भी जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई मुझे बताएगा अगर जिसने भी पढ़ा है? चंदन जी और एक और लोग थे, वो चले गए। हाँ बताइए चंदन जी, आपको पता है? नो आइडिया सर। आपको आइडिया नहीं है? एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट। ये जितनी भी चीजें मैं आपको जो भी स्लाइड में लिख रहा हूँ ना, आप एक बार जरूर से गूगल पे सर्च कर लो। सर्च करके इंटरव्यू क्वेश्चन एक बार आप सर्च करना। जावास्क्रिप्ट मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। लमसम जावास्क्रिप्ट खत्म होने पे ही है। आज की डेट में जितना हो पाया, नहीं तो मंडे को तो पक्का ही खत्म है। आधे घंटे का और क्लास बचेगा, ठीक है। तो एक बार आप जरूर से इंटरव्यू क्वेश्चन इसके देखना, ठीक है। क्योंकि आपको मेन तो वही है ना, आपको थ्योरी क्वेश्चन मैं करा क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। और इसकी आपको जानकारी होनी भी चाहिए। देखो अजैक आपसे 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या होता है? ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल होता है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म होता है। अजैक का फुल फॉर्म असिंक्रोनस, मैंने बताया हुआ है। ये होता क्या है असिंक्रोनस कि आपका सपोज जो एग्जीक्यूशन होगा वो रैंडमली फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, हो सकता है सेकंड और थर्ड हो जाए, ठीक है। उसका प्रॉपर एक वे से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो ये असिंक्रोनस नेचर होता है। तो जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनसली रिएक्ट करती थी, उसी वजह से कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम आई थी। उसी से बचने के लिए हमने प्रॉमिस असिंक अवेट का यूज किया था, ठीक है। और मैंने बताया था, और
चूंकि पहले के समय में जावास्क्रिप्ट जो हम लोग रिक्वेस्ट करते थे वो एक्सएमएल फॉर्मेट में आ रहा था। किस फॉर्मेट में आ रहा था? एक्सएमएल फॉर्मेट में आ रहा था, इसी वजह से इसका नाम अजैक लिखा गया है। लेकिन अब के समय में जो हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। जेसन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है हाल में, ठीक है। तो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली ये क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी, yeah sorry it is a technique used in a web development to create more dynamic and interactive web pages। ठीक है, इस ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और डायनेमिक चीजें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब कि एट द टाइम, सपोज आप डायनेमिकली चेंजमेंट का अगर मैं बात बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज सर्च बार होता है, सर्च बार में अगर आप कुछ टाइप करते हो और डायनेमिकली कि वो सॉर्ट होकर चीजें आपको दिखने लगती हैं। आपने ए प्रेस किया, ए से सारी चीजें आ गई। आपने बी प्रेस किया, बी से सारी चीजें आ गई। ए बी को मैच खा के सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही डायनेमिक का मतलब यही होता है कि आपको जिस टाइम आप वो चीज एग्जीक्यूट कर रहे हो वही टाइम आपको फिल्टर होकर सारी चीजें दिख रही हैं, डायनेमिक चीजें हो रही हैं। मतलब एक एग्जांपल मैंने दिया है जस्ट। ठीक है, इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट टू क्रिएट मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस विद अजैक। यू कैन सेंड, मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ इसको रीड करने से पहले। सपोज अजैक का काम क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपली सर्च बार है, आप उस पर क्लिक कर रहे हो। आपने एक वेब पेज पूरा क्रिएट किया है, आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया है, उसमें आपने एक सर्च बार दिया हुआ है और आप सर्च कर रहे हो, उस पर प्रिंट कर रहे हो। जैसे सपोज आप अमेजोन की वेबसाइट पे हो और उस पर आप देख रहे हो फोन, आपने डाला वीवो का फोन आपको चाहिए, तो आपने वीवो डाला और वीवो से फिल्टर होके सारी चीजें आ गई, बट आपका पेज रिलोड नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पेज उस दौरान पे रिलोड नहीं हुआ जब आप सर्च कर रहे थे। कुछ यही फंक्शनैलिटी होती है जैक की। सपोज आप इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, किसी चीज पे भी हो, आपने किसी के पोस्ट पे लाइक किया। जब आप लाइक करते हो तो वहां पे लाइक का काउंट बढ़ता है बस, बट पेज उस दौरान पे रिलोड नहीं हो रहा होता है। ये क्यों हो रहा होता है? ये अजैक की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, विद अजैक यू कैन सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम अ सर्वर विदाउट रीलोडिंग द एंटायर वेब पेज। ठीक है, अजैक की मदद से आप क्या कर सकते हो, चीजें सेंड कर सकते हो और डेटा रिसीव कर सकते हो सर्वर से बिना पेज रीलोड हुए। ठीक है, दिस मेक्स वेब एप्लीकेशन फास्टर एंड मोर रिस्पॉन्सिव। ये आपके वेब एप्लीकेशन को फास्टर बनाएगा और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाएगा। और डिटेल से इसको समझते हैं। हियर सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, द यूजर इंटरेक्ट विद द वेब पेज लाइक क्लिकिंग अ बटन और एंटरिंग डेटा इन द फॉर्म। ठीक है, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएगा वेब पेज से, उसका इंटरेक्टिव मतलब इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा बेटर हो पाएगा। रिक्वेस्ट यानी जावास्क्रिप्ट कोड ऑन द वेब पेज क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट और users fetch API in the modern browser to send a request to the server. This request is sent in the background so the user can continue to interact with the page without any interruption। बिना किसी इंटरप्शन के उसने जो भी रिक्वेस्ट उसको भेजा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड ऑन द वेब पेज क्रिएट्स एन XML HTTP रिक्वेस्ट टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। उसने एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा है जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू और ये रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में, ठीक है, चलती रहेगी। दिस रिक्वेस्ट इज सेंड इन द बैकग्राउंड। वो रिक्वेस्ट अपने बैकग्राउंड में जाती रहेगी सो द यूजर कैन कंटिन्यू टू इंटरेक्ट विद द पेज विदाउट एनी इंटरफेस। आपकी जब रिक्वेस्ट जा रही हो तो यूजर को उस दौरान पे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपके पेज रिलोड ना हो, ये चीज अजैक हैंडल करेगा। और अगर मैं बात करूं सर्वर रिस्पांस, द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक द डेटा फॉर्मेट लाइक जेसन और XML में सर्वर रिस्पांस भी हो पाएगा। सर्वर क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और आपके डेटा जो भी आपका अकॉर्डिंग टू योर नीड जो भी आपको चाहिए होगा वो उसको रिस्पॉन्स करके वो भेज देगा। वो चाहे तो वो जेसन फॉर्मेट में भेज देगा, चाहे तो वो XML फॉर्मेट में भेज देगा। अपडेट पेज जावास्क्रिप्ट कोड रिसीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर। वो सर्वर से रिक्वेस्ट मतलब डेटा रिसीव करेगा एंड अपडेट द वेब पेज कंटेंट डायनेमिकली विदाउट नीडिंग टू रीलोड द एंटायर पेज। बिना पेज को पूरी तरीके से रीलोड किए बिना वो आपको डेटा वहां पे डायनेमिकली चेंजमेंट आपको दिखेगा। अब मैं एग्जांपल जो मैंने आपको वहां पे बताया था, suppose you have a search box on a website. When you start the typing in the box
An AJAX request can be sent to the server to fetch the search suggestion based on what you have typed so far. जो भी आपने टाइप किया हुआ है उसका रिक्वेस्ट चला जाएगा सर्वर के पास, ठीक है, डायनेमिकली जाएगा, ठीक है। द सर्वर रिस्पॉन्स विद द सजेशंस, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा सजेशंस के साथ, एंड जावास्क्रिप्ट अपडेट्स द सजेशन लिस्ट इन द रियल टाइम विदाउट द पेज रिफ्रेशिंग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इन इजी टर्म, AJAX allows AJAX allows parts of the web page to update independently from the rest of the page, leading to smoother and more seamless user experience. तो सिंपली यही है कि जो भी डायनेमिकली चेंजमेंट होता है, पेज आपका बिना रीलोड हुए, ठीक है, और चीजें वहां पे डायनेमिकली चेंज हो जाए। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम आपने ओपन किया, किसी पोस्ट को लाइक किया, लाइक का काउंट बढ़ रहा है बट पेज रीलोड नहीं हो रहा है, यही काम होता है जैक का, ठीक है। आप एक बार थ्योरी दोबारा रीड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा जो मैंने बताया, बताइए। यस सर। यस सर। सर सर हाँ बताइए। सर ये कॉम्बिनेशन होता है ना अजेक्स जो होता है लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस का, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, HTTP रिक्वेस्ट करके कुछ होता है, XML। सर ये लाइक कॉम्बिनेशन होता है ना अजेक्स सारी लैंग्वेजेस का। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ होता है, ये बेसिकली मैं बता तो रहा हूँ कि एक तरीके का जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है और रिस्पॉन्स जा रहा है, इसके बीच में एक आप समझ सकते हो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, वो काम अजैक करा रहा है, बस ये आप समझ लो, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, वो डायनेमिकली आ रहा है, ठीक है, बिना पेज रिलोड किए बिना जो वर्क कर रहा है वो अजैक कर रहा है, ठीक है। ओके सर, यस सर। HTTP वर्ब्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि HTTP वर्ब्स ये गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया और डिलीट हो गया, ये सब HTTP वर्ब्स है, ठीक है। और इन सब का मैंने मतलब भी बता दिया कि गेट रिक्वेस्ट, अगर आपको रिस्पॉन्स को कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आप गेट का यूज करोगे। पोस्ट आप समथिंग कुछ पोस्ट करना चाहते हो, चाहे FB पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, और भी कहीं पे भी आप व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट करना चाहते हो, स्टेटस लगाना चाहते हो, स्टेटस को पोस्ट करना चाहते हो, तो ये सब पोस्ट के अंदर आएगा। पुट और पैच बेसिकली यूज होते हैं अपडेट के लिए, कुछ भी चीज़ आप अगर अपडेट करना चाहते हो तो उसको हम पुट और पैच रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जब रेस्टफुल एपीआईज को पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। डिलीट, आप समथिंग अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हो अपने वेब पेज से, कंटेंट से, तो आप डिलीट का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। एड इन्फॉर्मेशन इन द URL, अब बेसिकली हमें यही पढ़ना था, अब इसी की बात करते हैं। URL में क्यूरी स्ट्रिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, आपने HTML जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा होगा और आपने वो प्रैक्टिकल जरूर करके देखा होगा। सपोज मैंने यहाँ पे मैंगो ही लिखा था तो मैं मैंगो ही सर्च कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग आपको नजर आएगा। आप इतने पार्ट को अगर मैं हटा देता हूँ, इस पार्ट को मैं हटा दूँ, बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने HTTPS www.google.com और उसके बाद सर्च के बाद यहाँ पे स्लैश आया, स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्यूरी स्ट्रिंग। यहाँ पे हम की और वैल्यू के फॉर्म में कुछ डिटेल सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक की होगा और वैल्यू हमें पास करना होगा, ठीक है, वही होता है क्यूरी स्ट्रिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अभी मैंगो मैंने लिखा है, इतनी सी चीज़ों की जगह अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, एप्पल लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू, जैसे मैं एप्पल किया, मैंने एप्पल, ये देखो आईफोन पे हम लोग मूव हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग चीज़ें सर्च करेंगे, ठीक है, यही होती है क्यूरी स्ट्रिंग। अभी इसको और करके मैं बताऊँ और कुछ बनाना, ठीक है, विकिपीडिया तो खुल गया, हाँ, ये सारी चीजें उसके बारे में डिटेल आ गया, ठीक है। तो यही होता है क्यूरी स्ट्रिंग। इसमें बेसिकली एक की होगा, एक वैल्यू होगी, की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन करके हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होंगे। सर्च स्लैश हो गया, यहाँ पे हमने सर्च स्लैश करके, मतलब फॉरवर्ड स्लैश सर्च क्वेश्चन मार्क ऐसे करके किया है, किसी किसी वेबसाइट पे कुछ और करके हो सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग यानी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन
अपने यूआरएल के साथ हम लोग सेंड कर रहे होते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की वैसे तो मुझे कुछ नीड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको अगर समझा पाया तो ये बस आप इतना समझो कि ये यूआरएल है, यूआरएल के साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे सेंड किया हुआ है, ठीक है, उसे हम क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं, और ये बेसिकली की वैल्यू पेयर में होता है। ये क्यू यहाँ पे की है और इक्वल टू करके मैंगो जो लिखा है ये आपका वैल्यू होगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे जैसे कि ये यूनिवर्सिटी वाली एपीआई थी, ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, अब ये देखो ये भी जेसन फॉर्मेट में आया हुआ है रिस्पॉन्स, बट आप इसको रीड नहीं कर सकते। कोई कर सकता है तो मुझे बता दें। बहुत ध्यान से देखोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। नेम आ रहा है और भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे इससे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्यूरियस स्ट्रिंग में क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैं इस एपीआई को लिखता हूँ, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी एपीआई है। जब आप यूनिवर्सिटी एपीआई को आप इंटरसेट मतलब सर्च करोगे, अरे इनके गिटहब पे जा सकते हो आप, ये यूनिवर्सिटी डोमेन्स लिस्ट एपीआई गिटहब पे इनके जा सकते हो, और यहाँ पे ही आपको सारी तीनों एपीआईज दिख जाएंगी। एक ये एपीआई है, एक ये एपीआई है। मैंने इस वाले एपीआई को यहाँ से उठाया हुआ है, ठीक है। तो इस एपीआई पे मैं कुछ हॉपस्कॉच से आपको भेज के दिखाता हूँ। बेसिकली ये एपीआई क्या करेगा, मुझे किसी भी कंट्री का कोई भी कंट्री नेम मैं डालूंगा, जिससे यहाँ पे सर्च और उसके बाद क्वेश्चन मार्क नेम, ये मेरा की है और इसमें वैल्यू मुझे प्रोवाइड करना है। वैल्यू की जगह मैं कोई भी कंट्री नेम प्रोवाइड करूंगा तो उस कंट्री में जितने भी कॉलेजेस होंगे वो उसकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इंडिया भेजा। अब देखिए, अब ऐसे कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आप यहाँ पे अपना कॉलेज ढूंढने लगो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि आप ढूंढो, लेकिन हो सकता है मे बी आपका कॉलेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इनके पास ये एपीआई है और वो फ्री एपीआई है, और इसके पास जो डेटा रिकॉर्ड में होगा वही चीज आपको शो होगा, ठीक है। तो देखो फिर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास स्टेटस आया है और 200 आया जेसन फॉर्मेट में। यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आया है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर पाऊँ होगा, ये नहीं होगा क्या, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉलेज दिख रहा होगा, ठीक है। एक ये यहाँ पे देखिए आप कॉलेज के यहाँ पे सारे लिस्ट आया है, ठीक है। कंट्री आ रहा है यूनाइटेड स्टेट, मैंने इंडिया किया है। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आया हुआ है, इसका कंट्री इंडिया है। कुछ गलत भी डिटेल आ सकती है, जैसे अभी आ रही है यहाँ पे, इसका कनाडा का भी कॉलेज आ गया, ठीक है। और यहाँ यूनाइटेड स्टेट का कॉलेज आ गया, ठीक है। ये एपीआई है, जरूरी नहीं है कि इसकी 100% इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको राइट ही मिलेगी, ठीक है। बस ये मैं आपको बस इससे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का है, और इंडिया, ठीक है, असम स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पे केरला से है आईआईटी जो कॉलेज है, वो भी इंडिया का है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखिए, बाकी सब तो इंडिया आ रहा है, लेकिन एक दो चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि ये आया, इसका कंट्री इंडिया है और तमिलनाडु में है, ठीक है। मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, तमिलनाडु, और इसकी कंट्री इंडिया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इंडिया आ गया। अगर मैं यहाँ पे और किसी देश का सर्च करूँ, सपोज मुझे नेपाल का करना है, हाँ एक मिनट, नेपाल का किया तो नेपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी आई, जो कि कंट्री का है, नेपाल की है, और वहाँ का केवल एक ही रिकॉर्ड आ पाया है। इसी तरीके से ये क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्म में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पास कर रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये की है, ये इसकी वैल्यू है, जो भी हम वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका डिटेल या जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास आएगी, ठीक है। अब सपोज आप अमेरिका का अगर कुछ करना चाहो तो अमेरिका पे कभी देख लेते हैं।
तो आपके पास यहाँ से भी कई कॉलेजेस आए हैं, लेकिन कंट्री ये सब अमेरिका की ही कंट्री है क्या? मैक्सिको तो वहीं का है ना? हाँ, बांग्लादेश का भी आ गया। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो अलग-अलग आपकी कंट्री यहाँ पे डालोगे, उसके अकॉर्डिंग आपके डिटेल्स आएँगे, की वैल्यू पेयर में वो चीज़ आ रही होंगी। आई होप आपको ये समझ में आ हेलो रहा होगा। हाँ, बताइए? हेलो हाँ, भूमिका जी बताइए? सर, इसमें आपने जो क्वेरी मतलब की जो पास की है ना, वो नेम नेम पास किया है। इसकी हाँ, वजह से आप की जो नेम है। वैल्यू डालोगे ना, वो नेम वो में सर्च करता है, उसकी वजह से वो गलत आता है। आपको कंट्री पास करनी पड़ेगी और उसमें अमेरिका या फिर इंडिया डालना पड़ेगा, तो ही वो कंट्री में इंडिया होगा, वही डिस्प्ले करेगा। ऐसा है। चलिए आपने डाल के नेम देख पास लेते किया हैं। है तो नेम की वो उसने कंसिडर किया है उसमें। तो अच्छा, जिसका भी कॉलेज का नाम या फिर वो अमेरिका होगा, वही वो 1 डिस्प्ले मिनट। करेगा। आप ये देखो, आप सही है? कंट्री इज़ इक्वल टू, मैं इंडिया डाल दूँ? वो की इसमें होनी चाहिए आपके इसमें ऑब्जेक्ट जो एपीआई है। के एपीआई के अंदर, ठीक है? 1 हम्म कंट्री का स्पेलिंग वही होना चाहिए जो इसमें है। देखिए मैच करिए, वही तो है। COUNTRY, ठीक है? हुँ, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं सेंड करता हूँ। हुँ, अब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे बिल्कुल सही पकड़ा उन्होंने, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम पास किया हुआ था, तो नेम के थ्रू जो यूनिवर्सिटी के नेम होंगे या उसके अकॉर्डिंग इंडिया से जो भी नेम आ रहा था, वो आ रहा था। तो वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। बट अगर मैंने यहाँ कंट्री इज़ इक्वल टू इंडिया पास किया, तो क्योंकि कंट्री ये जेसन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे एज़ अ की है, तो उसके वजह से आप यहाँ पे देखो आपके पास इंडिया कंट्री से जितने भी कॉलेजेस हैं, वो आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है? इंडिया ये भी है, पंजाब का भी आ गया, और सोमिया के नॉर्थ कैप, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस कर लेना। अब सही है, बिल्कुल अब सारे इंडिया के ही आ रहे हैं। और अगर मैं चाइना, हम्म, 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 जापान आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप अपडेट कर लेना, शायद वहाँ पे मैंने नेम सही बात है, वो मैंने गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। कहाँ गया ये? ये पीडीएफ जिसके पास भी जाएगी, यहाँ पे नेम की जगह आप कॉलेज नेम पास करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आप सर्च कर सकते हो, अगर उसके अंदर की होगी तो। ये बात भी है कि इसके अंदर की होनी चाहिए, नेम नाम की, ठीक है? आप देख सकते हो इसके अंदर, हाँ, नेम नेम से आप उसका मतलब कॉलेज नेम उसका सर्च कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे नेम पास कर देते हैं, जैसे स्पेशली मैं इसी नेम, यही कॉलेज यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको पास करूँगा, और यहाँ पे मुझे बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है? मैं 1 मिनट करके दिखाता हूँ। और क्योंकि ये बड़ा नेम है, तो शायद प्लस, देखते हैं ऐसे होता है कि नहीं होता है। ये आ गया, ये फ़िल्टर होके ये चीज़ आपको दिख रही होगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा-सा आप ध्यान देना, जब भी एक से ज़्यादा वर्ड लिख रहे हो, तो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट व आप लिख दोगे, तो वैसे वो काम नहीं करता है मेरे ख़्याल से। ठीक है? तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है, ठीक? तो अगर आप नेम डालते हो, यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करना चाहो, जैसे कि ये आपका की है, किस की से आप सर्च कर रहे हो,
ठीक है, आपका ये जेसन फॉर्मेट के अंदर जैसे आप यहाँ पे डोमेन्स आप सर्च कर सकते हो की के जगह, स्टेट प्रोविंस जो है, ठीक है, वेब पेजेस जो है, कुछ भी आप सर्च करना चाहो, जो भी उस जेसन के अंदर आपका पास रिकॉर्ड होगा, वहाँ पे एक की को पास करना और की के बाद उसका जो भी वैल्यू होगा वो आप पास कर देना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा फेच होके आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी एपीआई है। आप अलग अलग एपीआई, आप बहुत ढेर सारी एपीआई होती हैं, आप खुद से सर्च करके अगर एक दो पे ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ रही होगी जो भी अभी मैंने बताया। किसी को कोई चीज़ से प्रॉब्लम है तो बताओ, बताइए। नहीं। नहीं प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ एक और चीज़ पे, हॉपस्कॉच यहाँ पे। हाँ, तो अब थोड़ा सा ये हेडर सेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने गेट देख लिया, जेसन देख लिया, अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स आते हैं। इस हेडर सेक्शन का भी कुछ काम होता है। अभी जैसे कि मुझे जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है, तो अगर आप डेटा को किसी और फॉर्मेट में भी प्राप्त करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें आपको हेडर आप किस फॉर्मेट में जेसन मतलब डेटा मतलब गेट करना चाहते हो, आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपको सिंपली HTTP हेडर्स क्या होते हैं, बेसिकली इसके अंदर हेडर होगा और वैल्यू होगी, ठीक है। एक मैंने इसके लिए भी एक एपीआई लिया हुआ है, ये दैट जोक नाम से एक एपीआई है। अगर मैं इसके ऊपर रीडायरेक्ट होता हूँ, ठीक है, तो ये एपीआई है जिसके अंदर बेसिकली जोक्स आते हैं, ठीक है। और अगर आप हेडर्स में सपोज, अगर मैं इस पे डायरेक्ट आपको एक बार रिक्वेस्ट भेज के दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। ठीक, अब स्कॉच पे आते हैं और इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। ये एक एपीआई है और इसको जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, आप देखना अब कि मेरे पास जो इसका रिस्पॉन्स आएगा वो HTML फॉर्मेट में आएगा। ये क्यों आया? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट यही सेट था, ठीक है। एक मिनट, इस एपीआई पे मैं जाता हूँ। हाँ, तो ये एपीआई जिसको अभी मैंने यहाँ पे लिखा था हॉपस्कॉच के अंदर, ठीक है, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो रिस्पॉन्स हमें फाइंड होगा वो HTML, ये टेक्स्ट HTML फॉर्मेट में होगा, ठीक है। कि जो भी उसका हेडर टाइप, जिस टाइप में मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, अभी तक जैसे हमें जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स मिल रहा था, यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट सेट है कि हमें टेक्स्ट और HTML फॉर्मेट में रिस्पॉन्स मिलेगा। आप चाहो तो इस हेडर सेक्शन में जाके इसका टाइप भी चेक कर सकते हो कि हमने यहाँ पे देखो एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड हमने क्या किया है, इसको गेट रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश किया है और इसका कंटेंट टाइप जो हमें मिला है वो किस टाइप में है कि टेक्स्ट HTML फॉर्मेट में। आप चाहो तो इसे जेसन फॉर्मेट में भी गेट कर सकते हो। उसके लिए एक मिनट, ठीक है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, इस हेडर सेक्शन के अंदर आना होगा और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी और फॉर्मेट में आप अपना रिस्पॉन्स फाइंड मतलब गेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको हेडर में आपको एक एक्सेप्ट नाम का की यहाँ पे पास करना पड़ेगा और उसके वैल्यू के अंदर आपको एप्लीकेशन जेसन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हेडर 1 आपको दिख रहा है, उसके अंदर आपको एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा और इसके वैल्यू के अंदर आपको एप्लीकेशन सॉरी जेसन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स अगर जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि अब आपके पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और ये एक जोक आया हुआ है, ठीक है। और अगर आप अब आप हेडर्स पे जाके इसका टाइप चेक करोगे तो जैसे कि आपको गेट रिक्वेस्ट आपने किया है और आपकी कंटेंट टाइप जो आपको मिला हुआ है वो जेसन फॉर्मेट में मिला है, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप चाहो तो इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, ठीक है। ये
टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में भी अगर आप करना चाहो तो वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आप ये बिल्कुल जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप थंडर क्लाइंट पे भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम कर दोगे, ठीक है। आपकी जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्स मिला है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में मिला है, और ये इसका कंटेंट टाइप आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अगर मैं यही सेम चीज़ अगर वहाँ पे आपको थंडर क्लाइंट पे अगर करके दिखाऊं, क्योंकि जब आप बना रहे होगे तो आप थंडर क्लाइंट का ज़्यादा यूज़ करोगे, जब आप उसके साथ हो सकता है आपने पोस्टमैन भी इंस्टॉल कर रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पैरामीटर, ये हेडर्स वाला यहाँ पे भी आपको सेक्शन दिख रहा होगा, आप इस हेडर सेक्शन पे जाओगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी जैसे ये आ रहा है, इसको आप हटा दो, ठीक है। और एक्सेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही आपको जो जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पे चाहिए उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। जैसे आपको सपोज आप टेक्स्ट एचटीएमएल फॉर्मेट में, जैसे एक मिनट, टेक्स्ट एचटीएमएल नहीं था, टेक्स्ट प्लेन था, ठीक है। टेक्स्ट प्लेन पे सपोज मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूंगा और यहाँ पे मेरे पास प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में यही सारी चीजें आएंगी। मतलब इंटरफेस दोनों का सेम है, आप पोस्टमैन पे भी देखोगे सेम इंटरफेस आपको दिखेगा, सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। तो ये हेडर्स का बेसिकली काम क्या होगा कि सपोज आपको कुछ उसके साथ कौन सी वैल्यू टाइप आपको एक्सेप्ट करना है, किस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। और अभी हम इसकी और भी बातें करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूरी चीजें लिखी हुई है, अभी मैंने बताया कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको सेंड करनी है, तो आप वो यहाँ से भी कर सकते हो एज ए क्यूरी। आप यहाँ पे वो चीज पास कर सकते हो, उसका जो पैरामीटर रहेगा, जो की रहेगा और उसका जो वैल्यू रहेगा, वो चीज आप यहाँ पे पास करके भी उसकी रिक्वेस्ट आप उसको ऐसे सेंड कर सकते हो। बट ये सारी चीजें अभी हम बैकएंड में ज्यादा देख रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी पॉसिबल हो सकता है एपीआई को मैं जहां तक थोड़ा बहुत समझा पाऊंगा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी डिटेल्स में चीजें हैं, आप बैकएंड के अंदर ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? हाँ सर, अब नहीं ओवर हो सर, रहा अभी है तो नहीं। सर, बाउंस हो रहा है अब। क्या बाउंस हो रहा है? हाँ सर, क्या बाउंस हो रहा है? मतलब ओवर मतलब स्लाइड ज्यादा हो गई क्या? स्लाइड नहीं सर, मतलब पूरा थ्योरी हुआ है ना, तो अब हाँ bounce हो रहा है। ये एपीआई वाला थोड़ा सा थ्योरी वाला है। थोड़ा सा एक और चीज आप देख लो, ठीक है। फेच रिक्वेस्ट और देख लो, उसके बाद मुझे भी लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको जाने के लिए परमिशन दे दूंगा, बस एक और चीज समझ लो, ठीक है। इतना देर वेट आपने किया है तो कुछ थोड़ा सा और कर लो, ठीक है। देख लो। हाँ, तो जैसा मैंने बताया था कि हम एपीआई से जो रिक्वेस्ट फेच करेंगे और फर्स्ट रिक्वेस्ट जो भी हम भेजेंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ हम यूआरएल के थ्रू हम उसको गेट कर रहे होंगे, वो फेच और एक्सियोस के थ्रू, हम दो चीज़ों के थ्रू हमने बताया था कि हम उसको करेंगे। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, फेच बेसिकली क्या काम करता है। ये आप जो भी यूआरएल रहेगा, जैसे अभी हम डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहे थे वो एपीआई के थ्रू गूगल या हॉपस्कॉच या थंडर क्लाइंट पे डायरेक्ट हम लिंक पेस्ट कर रहे थे और सेंड कर रहे थे और उससे हमें रिस्पांस मिल रहा था। बट ऐसा हमें थोड़ी ना करना है, हमें तो मतलब जावास्क्रिप्ट कोड बकायदा लिखना है, उसके थ्रू हमें चीज़ें पानी है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि एक कोई यहाँ से उठा लेते हैं लिंक को जो अभी तक हमने यूज़ किया है। फिर मैं आपको अभी समझा देता हूँ जल्दी से, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कैट फैक्ट को ही उठाते हैं। ठीक है। तो आप देखना फेच का यूज करके आप कैसे एपीआई रिक्वेस्ट को आप गेट करोगे, मतलब रिक्वेस्ट भेजोगे और उसके बाद रिस्पांस पाओगे, ठीक है। वो चीज़ आप समझना, ठीक है। सिंपली आप क्या करो कि आपको जिस भी यूआरएल पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, अभी जो हमने यूआरएल वहाँ से कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
कैट फैक्ट डॉट निंजा स्लैश फैक्ट, ये एक यूआरएल है जिसपे मुझे रिक्वेस्ट करना है और यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स प्राप्त करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट फेच करके यूआरएल में लिख देता हूँ, ठीक है, मैं जो भी यूआरएल है मैं डायरेक्ट फेच के थ्रू इसको एक्सेस करने की अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिखना होगा क्या कि ये फेच मेथड भी मुझे क्या करेगा कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस की मैंने बहुत ढेर सारी बातें कर लिया है कि प्रॉमिस होता क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फेच को एक्सेस करूँ, ठीक है, और इस यूआरएल को पास करूँ, ठीक है, तो ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये फेच ने क्या किया, इस यूआरएल को एक्सेस किया, इससे डेटा जो था वो उसने प्राप्त किया और मतलब गेट किया, और हमारा जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजा था वो फुलफिल हो गया और रिस्पॉन्स रिजल्ट मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है। बट वो रिस्पॉन्स अभी मुझे विजिबल नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे रिस्पॉन्स ना, एक प्रॉमिस मुझे बस रिटर्न हुआ है। तो अगर ये प्रॉमिस रिटर्न हुआ है तो जैसे प्रॉमिस में हम लोग क्या करते थे कि देन और कैच मेथड का यूज करते थे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं चाहता हूं कि वो कंसोल डॉट लॉग हो जाए, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये जो भी रिस्पॉन्स आया है वो कंसोल डॉट लॉग आएगा होगा, और अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से कोई एरर आ जाएगा तो वो एरर प्रिंट होगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग होगा। अ, ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं होता क्या है, ठीक है। हम्म, तो आप देखोगे उसने एक रिस्पॉन्स मुझे दिया हुआ है, ये रिस्पॉन्स यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने बताया फेच मेथड क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उस प्रॉमिस को मैंने एक्सेस किया और मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट कराने की कोशिश किया है। बट मुझे यहाँ पे अभी कहीं पे रिस्पॉन्स जो आया हुआ है वो मुझे दिख नहीं रहा है, कहीं पे भी विजिबल नहीं है ना रिस्पॉन्स। आप देखोगे कि मेरा यूआरएल यही था, रिस्पॉन्स गया हुआ है, ठीक है, बट कहीं पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। आप ये नेटवर्क टैब पे जाओगे, ये नेटवर्क आपको दिख रहा होगा और इसके अंदर एक ये फैक्ट नाम का आपको कुछ दिख रहा होगा, ये फैक्ट दिख रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और आप इस रिस्पॉन्स वाले सेक्शन पे जाओगे, ये आपको रिस्पॉन्स दिख रहा होगा और आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रिस्पॉन्स देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। बट अभी भी हमें यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, बट कंसोल पे अगर मैं जाता हूँ तो कंसोल पे मुझे वो चीज़ अभी विजिबल नहीं है। तो ये चीज़ अभी विजिबल नहीं है, तो मुझे उसको विजिबल कराना पड़ेगा। वो चीज़ मैं कैसे करूँगा वो चीज़ आप समझना थोड़ा सा, ठीक है। हम्म, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ जरा। तो जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट, अभी मैंने जो भी रिक्वेस्ट किया था और मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स आया है वो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि वो कंसोल पे प्रिंट हो जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ब्राउजर उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा उस चीज को, ठीक है। ब्राउजर अभी उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, उसे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है जिस फॉर्मेट में वो कंसोल पे दिखे मुझे, ठीक है। तो उसको मुझे करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा वो चीज आप समझना जरा। जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आया वो कंसोल डॉट लॉग होगा वो रिस्पॉन्स, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और चीज, जैसे मैंने देन मेथड बताया था कि मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया, मैं उसे प्रिंट कराऊंगा, फिर और एक मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ, एक और मेथड को कॉल कर सकता हूँ। आप चाहो तो दो तरीके में बता देता हूँ। चलो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे रिस्पॉन्स डॉट, ये जो भी रिस्पॉन्स आया उसको मैं जेसन फॉर्मेट में पार्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ये पार्स हो जाए उसके बाद इस पर देन मेथड में अप्लाई करना चाहता हूँ यहीं पे, ठीक है। जो भी डेटा हो वो मुझे विजिबल हो, ठीक है। अब वो डेटा मुझे कंसोल पे चाहिए, ठीक है। अभी तो नहीं हुआ था, बट अब देखो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैंने कन्वर्ट किया, उसे पार्स किया है, डेटा यहाँ पे मुझे विजिबल चाहिए कंसोल के ऊपर, ठीक है। अब चेक करते हैं जरा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फैक्ट आपका प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी रिस्पॉन्स था जो वहां से मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे फैक्ट और लेंथ दोनों चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है, शो हो रही है, ठीक है। तो यही काम था रिस्पॉन्स, जेसन डॉट रिस्पॉन्स क्या कर रहा था, जेसन डॉट रिस्पॉन्स ने उसे एक
मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जिससे कि ब्राउजर उसे रिकॉग्नाइज कर पाए। जो अभी इनिशियली ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को नहीं पढ़ पा रहा था, उसे नहीं समझ में आ रहा था, अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जैसे कन्वर्ट हुआ, उसको पार्स किया, ठीक है। बेसिकली ये एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में इसने उस चीज को कन्वर्ट कर दिया। आप कह सकते हो अनफॉर्म मतलब अनरीडेबल आपका जो भी डेटा था उसे उसने रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ। देन वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आपके कंसोल पे विजिबल हुआ। तो एक तो ये तरीका है करने का, बट ऐसा मैंने बताया नहीं था आपको लास्ट टाइम, और ये एक सही फॉर्मेट है भी नहीं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, हर बार जब भी आप देन मेथड का यूज करो, जो भी आपको नई चीज करनी हो वो आप यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। रिस्पॉन्स आया आपको, आपने रिस्पॉन्स देखा, वो चीज नहीं प्रिंट हुआ, आप यहाँ से दोबारा उस चीज को रिटर्न करो, जो भी रिस्पॉन्स डॉट जेसन वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, और सपोज यहाँ से मैंने रिटर्न किया, और एक मिनट, देन जो भी मुझे यहाँ पे रिटर्न होगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न होगा उसे मैं अगेन एक्सेस करूंगा नीचे वाले डॉट देन के साथ। अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करा लूंगा, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, ठीक है। और देन आप देखोगे अगेन से वही फैक्ट मुझे सिमिलर वे में दिख रहा है, मतलब दूसरा है इस बार तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप चाहो तो एक से ज्यादा चीजों को भी बार बार आप सेंड कर सकते हो, एक से ज्यादा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अगर पहला वाला रिक्वेस्ट आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, उसने आपको दे दिया, जैसे मैंने बताया ना, ये असिंक्रोनसली रिएक्ट करता है। पहला आपका पास होगा, इफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट आते हैं, पहला अगर पास हो गया देन दूसरा एग्जीक्यूट होगा, अगर पहला फेल हो गया फिर दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर पहला सक्सेसफुली मेरे पास आ जाता है तो देन अगेन आप चाहो तो यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, एक न्यू फेच यूआरएल आप पास कर सकते हो, ठीक है। आप दोबारा उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, फेच यूआरएल आप दोबारा कर दो, ठीक है। जो भी आपका यूआरएल है आप दोबारा रिक्वेस्ट करो कि मुझे एक नया रिस्पॉन्स चाहिए, और देन अगेन आपको देन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आप देन मेथड अप्लाई करोगे, आपके पास एक रिस्पॉन्स आएगा, बट वो रिस्पॉन्स अभी क्या बोलते हैं, रीडेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होगा। तो आपको उसको क्या करना होगा, रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। अभी आप अगर इसको कंसोल डॉट लॉग कराओगे और इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे देखोगे, क्योंकि रिस्पॉन्स अलग अलग वेरिएबल है, क्योंकि मैंने अलग अलग ब्लॉक के अंदर उसको क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वो अलग अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। उसको सिमिलर मत समझ लेना आप लोग। और कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स आपका प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा, तो यहाँ से मुझे उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इनिशियली। मैंने बताया था कि फेच मेथड का क्यों मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि रिस्पॉन्स आ रहा है, बट मुझे उसे अगेन एक प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में बार बार कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर अगेन जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा जो रीडेबल फॉर्मेट में होगा, देन अगेन मैं उसे प्रिंट कराऊंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कंसोल डॉट लॉग कराने पे कि ये रिस्पॉन्स आपका प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं तो ये आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स है, और ये आपका सेकंड, ठीक है। कुछ ऐसा कोड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास दो बार रिक्वेस्ट जाएगी, और आप यहाँ पे देखोगे पहले बार रिक्वेस्ट गई तो ये प्रिंट हुआ, दूसरी बार उसका प्रिंट हुआ, और फिर अगेन दूसरा रिस्पॉन्स जो आपके पास आया, दोनों रिस्पॉन्स इस तरीके से आपके पास प्रिंट होंगे। तो फेच रिस्पॉन्स डॉट जेसन के बारे में भी मैंने बताया, तो उसके बारे में भी अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो थोड़ी थ्योरी उसके बारे में मैंने लिख दिया है, तो वो भी आप देखते जाओ, बस थोड़ा सा और है, देख लो आप पूरी तरीके से। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करता क्या है, उसका काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू यूज फेच मेथड, आप जब भी फेच मेथड को यूज करते हो तो गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर से डेटा को गेट करने के लिए द डेटा कम्स बैक इन द फॉर्मेट दैट योर जावास्क्रिप्ट कोड कैन नॉट यूज डायरेक्टली, जिसे आपका जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता, पर कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता डायरेक्टली। इट्स लाइक गेटिंग अ लेटर इन अ सील्ड एनवेलप।
मतलब आपका जो आता है नहीं बैंड करके होता है, उस पे एनवेलप लगा होता है, वो सील्ड होता है पूरी तरीके से, जिससे आप डायरेक्टली ऐसे पढ़ नहीं पाओगे लेटर को जब आपको मिलेगा। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आफ्टर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में अगर आफ्टर यू मेक अ फेच रिक्वेस्ट यू गेट अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लाइक रिसीविंग अ सील्ड लेटर आपको मिला है, उसी तरीके से आपको एक मतलब ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, वो भी सील्ड होता है, आप उसे डायरेक्टली नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैथड क्या करता है, कॉलिंग रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज लाइक ओपनिंग दैट लेटर एंड रीडिंग इट। तो वही काम करता है, जिससे रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करेगा कि आपका वो लेटर खोलेगा और उसके बाद उसको पढ़ेगा। This method reads the response completely and then convert it from a string of text मतलब सील्ड लेटर को इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में उसे कन्वर्ट कर देगा दैट यू कैन इजीली वर्क विद, जिसके साथ आप आसानी से उसके साथ वर्क कर सकते हैं, एंड रीडेबल कंटेंट होगा वो। ठीक है, रिटर्न अ प्रॉमिस, और ये भी क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। मैंने बताया ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तभी मैंने उस पर भी डॉट देन लगाया था। ठीक है, आई होप मैंने ये चीज बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो अभी सुन लो। रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और तभी मैंने यहाँ पे देन मेथड अप्लाई किया। अगर ये प्रॉमिस नहीं रिटर्न करता तो मैं यहाँ पे देन मेथड डॉट देन मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये चीज है। Returning a promise because of reading and converting the response might take some time, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन गिव्स यू अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अ प्रॉमिस इज लाइक सेइंग आई विल लेट यू नो व्हेन द लेटर इज फुली रीड एंड कन्वर्टेड। ठीक है, ये कि मैं आपको बताऊंगा जब आपका लेटर फुली रीडेबल और रीड होगा और कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फुली रीड हम कर सकते हैं और कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वंस रिस्पॉन्स डॉट जेसन फिनिश इट्स वर्क, जब भी रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करेगा, अपना काम कंप्लीट कर लेगा, तो प्रॉमिस रिजॉल्व विद द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग योर डेटा। दिस मीन यू कैन देन यूज दिस डेटा इन योर कोड। इन समरी में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन रीड द सर्वर रिस्पॉन्स एंड टर्न इट इनटू द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करता है, सर्वर के रिस्पॉन्स को लेगा और फिर उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा इन शॉर्ट में। ठीक है, it helps you to take the data received from the server and make it usable in your code, और फिर वो आपके कोड में यूज हो पाएगा। ठीक है, जब वो उसे कन्वर्ट कर देगा रीडेबल फॉर्मेट में, रिसीव करेगा और फिर उसके यूजेबल कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब यूजेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा, जिससे आप अपने कोड में उस चीज को यूज कर पाओ। इट डज दिस असिंक्रोनसली, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो असिंक्रोनसली ही होंगी, मीनिंग इट माइट टेक अ bit of time, so it uses a promise to let you know when it's done। ठीक है, बस थैंक यू सो मच, और आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आज थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइड थी। ठीक है, आई थिंक 20 नंबर थे उसमें, पेजेस थे स्लाइड में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। थ्योरी थोड़ा ज़्यादा हुई है आज की डेट में, और मैं इसको जरूर प्रोवाइड करूंगा। मेरी बात सुन लो आप लोग। मैं स्लाइड को सेंड करने वाला हूँ आपको, तुरंत अभी मिल जाएगी स्लाइड, अगर जैसे ही वो सेंड कर दें। ठीक है, मैं तो अभी तुरंत करने वाला हूँ, और इसको एक बार जरूर रीड करना। मैंने इसमें इतनी ढेर सारी थ्योरी इसीलिए लिखा है ताकि आपके बेसिक क्लियर हो। ठीक है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैक हो गया, ये क्या काम होता है, ठीक है, जेसन क्या होता है, एपीआई का क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ें मैंने जो लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आरईएस डॉट जेसन का मैंने क्यों यूज़ किया। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो अभी हम बैकएंड जब कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे बहुत ढेर सारी आपको थ्योरी दे दिया है। तो आई होप आप समझोगे इस चीज़ को, और इसको डेफिनेटली आप लोग एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, तो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थैंक यू सर। थैंक यू।